हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम 41 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण से संबंधित। अभिकथन है, अखिल भारतीय सेवाएं न तो संविधान की संघीय विशेषता का उल्लंघन करती हैं, न राज्यों की स्वायत्तता का। और कारण है कि अखिल भारतीय सेवा अधिकारी केंद्र सरकार के नियमों से शासित होते हैं और राज्य सरकार का उन पर पूरा नियंत्रण होता है। तो यहाँ पे इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए इसमें क्या है, रॉन्ग है, और कारण इसमें राइट हो जाएगा। क्योंकि अखिल भारतीय सेवाएं न तो संविधान की संघीय विशेषता का उल्लंघन करती हैं, न राज्य की स्वायत्तता का। ये इसलिए स्टेटमेंट अभिकथन इसमें रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए आपको पता है राज्यसभा को एकाधिकार प्राप्त होता है, उसमें जो है और किसी भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। और कारण है इसका, अखिल भारतीय सेवा अधिकारी केंद्र जो सरकार के नियमों से शासित होते हैं, बिल्कुल ठीक है, केंद्र से प्रमुखता प्रदान करते हैं और राज्य के सरकारों पर उन पर पूरा नियंत्रण नहीं होता है। ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। इस सेवा के अधिकारी यद्यपि राज्यों में तो काम करते हैं, लेकिन इन पर राज्यों का पूरा नियंत्रण होता है और राज्यों में काम करना एकात्मकता का प्रतीक है, संघीय व्यवस्था का नहीं। अतः कथन क्या है, गलत है, जबकि कारण इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय शासन एवं प्रमुख मुद्दों से संबंधित क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का कार्यकाल से संबंधित है। तो इसे देख लेते हैं, कौन से प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब रहा था। तो आई के गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल की कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 18 मार्च 1998 तक था। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो इनका कार्यकाल 16 मई से 1996 से 1 जून 1996 तक रहा। और एच डी देवगौड़ा की बात करें तो 1 जून 1996 से 20 अप्रैल 1997 हो जाएगा। और अंत में चंद्रशेखर की बात करेंगे तो 10 नवंबर 1920 से 21 जून 1991। अगला है बजट बनाने की प्रक्रिया का सही अनुक्रम कौन सा है। तो बजट बनाने की जो प्रक्रिया का सही अनुक्रम की बात करेंगे तो इसमें देखिए, सबसे पहले वित्त विधेयक, ठीक है, सबसे पहले वित्त विधेयक लाया जाता है, आपको पता है। उसके बाद उसमें क्या होती है, सामान्य चर्चा होती है। उसके बाद अनुदानों पर मतदान होता है। अंत में विनियोजन विधेयक जो है पास कराया जाता है, ठीक है। तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बजट बनाने की प्रक्रिया का सही अनुक्रम बात करें तो सबसे पहले वित्त विधेयक, उसके बाद सामान्य चर्चा, उसके बाद अनुदानों पर मांग और अंत में विनियोजन विधेयक। बजट दो तरह का होता है, एक सामान्य बजट होता है और दूसरा कौन सा होता है, रेलवे बजट होता है। और धातव्य है कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से 1921 में पृथक कर दिया गया था और सरकार के वित्तीय मामलों की देखभाल करने वाला वित्त मंत्रालय बजट की रचना के लिए उत्तरदायी होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस उपवाक्य का उपयोग बेनेडिक्ट एंडरसन ने भारतीय राष्ट्रीयता के लिए किया था। तो बेनेडिक्ट एंडरसन ने भारतीय राष्ट्रीयता के लिए जो किया था, कल्पित समुदाय शब्द का प्रयोग किया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बेनेडिक्ट एंडरसन ने भारतीय राष्ट्रीयता के लिए कल्पित समुदाय शब्द का प्रयोग किया था। अगला हमारा, किसने बताया कि धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द धार्मिक है, परंतु भारत में धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द जो है सांप्रदायिक है। तो ये कहा था थॉमस पंथम ने। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं थॉमस पंथम ने धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द जो है धार्मिक बताया है, जबकि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का विलोम सांप्रदायिक बताया गया है और भारतीय प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अभिप्राय भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा एवं सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव रखेगा। अगला टॉपिक है हमारा लोक प्रशासन। तो इसमें देखते हैं निम्नलिखित में से किसका कहना है कि लोक प्रशासन सरकार की केवल कार्यकारिणी शाखा के प्रचालनों को समाविष्ट करता है। तो लोक प्रशासन सरकार के कार्यकारिणी शाखा के प्रचालनों को जो समाविष्ट करता है, ये कहा था आपका किसने, लूथर गुलिक ने। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लूथर गुलिक जैसे विचारकों का मानना है कि लोक प्रशासन केवल, ठीक है,
लोक प्रशासन, यहाँ पर लॉक दिया गया है, लोक प्रशासन केवल कार्यपालिका के कार्यों का अध्ययन करता है, जबकि आधुनिक विचारों का मानना है कि लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों से संबंधित है तथा दिन प्रतिदिन लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा उदासीनता का अंचल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो उदासीनता का अंचल अवधारणा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सत्ता से संबंधित है, यानी बी। आप देख सकते हैं उदासीनता का अंचल अवधारणा सत्ता से संबंधित है। सत्ता के प्रकारों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला रेखा अधिकार सत्ता, दूसरा स्टाप अधिकार सत्ता और तीसरा क्रियात्मक अधिकार सत्ता। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोक निगम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लोक निगम की विशेषताओं की बात करेंगे तो इसे मंत्रालय के नियंत्रण से पूर्व प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त है। ठीक है, ये इसमें राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं लोक निगम वह सरकारी उद्यम है जिसकी स्थापना किसी निश्चित व्यापार को चलाने अथवा वित्तीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संघीय, राज्य अथवा स्थानीय कानून के द्वारा की गई है। उसकी विशेषताओं की बात करें तो प्रशासनिक स्वायत्तता होती है, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, स्वतंत्र वित्त व्यवस्था रहती है, संसद व कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रहते हैं, सार्वजनिक एकाधिकार होता है, बोर्ड द्वारा प्रबंधन होता है और उद्देश्य की स्पष्टता रहती है। अगला हमारा अभिप्रेरणा के हर्ज वर्ग के द्विकारक सिद्धांत में हाइजीन यानी स्वस्थता कारक में निम्नलिखित में से क्या समाविष्ट नहीं है? तो समाविष्ट जो नहीं है वह है आपका उत्तरदायित्व, बाकी वेतन, कार्य की स्थितियां और कंपनी की जो पॉलिसी है, ये तीनों ऐड किए गए हैं। उत्तरदायित्व का इससे कोई संबंध नहीं है। आप देख सकते हैं हर्ज वर्ग ने अपने अभिप्रेरणा के द्विकारक सिद्धांत में उत्तरदायित्व संबंधी कारक को शामिल नहीं करता है, जबकि अन्य तत्व वेतन हो गया, कार्य की स्थितियां एवं कंपनी नीति को शामिल करते हैं। अगला हमारा परफॉर्मेंस बजट यानी निष्पादन बजट शब्दावली किसके द्वारा गढ़ी गई थी? तो परफॉर्मेंस बजट की बात करेंगे तो ये है यूएसए का प्रथम हुअर आयोग। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है निष्पादन बजट। आप देख सकते हैं प्रथम हुअर आयोग 1949 में सर्वप्रथम अपनी रिपोर्ट में निष्पादन बजट शब्दावली का प्रयोग किया था। उस आयोग का गठन संयुक्त राज्य अमेरिका में 1949 में किया गया था। इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर 1950 में सर्वप्रथम निष्पादन बजट की अवधारणा को स्वीकार किया गया और भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1968 में निष्पादन बजट जो है अपनाया गया था। अगला हमारा लोक निगमों की कार्यविधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश नहीं थी? तो जो नहीं है वो पूछा गया है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी संबंध मंत्रालय के सचिव को प्रबंध मंडल के सदस्य के रूप में हमेशा शामिल किया जाना चाहिए। अगला है हमारा लोक निगमों की कार्यविधि के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग ने निम्न सिफारिश की है और उच्च अधिकारी पूर्णकालिक कर्मचारी होने चाहिए एवं आंतरिक लेखा परीक्षक को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। अगला हमारा पद वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसका वर्गीकरण है? तो पद वर्गीकरण की बात कर रहा है तो यह है आपका कर्तव्य भार यानी ड्यूटीज से संबंधित। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कार्मिक प्रशासन में वर्गीकरण का अर्थ है कर्तव्यों और दायित्वों के आधार पर पदों का ऐसा समूहीकरण है जिससे मोटे तौर पर कुछ वर्ग निर्मित हो जाएं। पद वर्गीकरण के अंतर्गत जिन पदों के कर्तव्य और दायित्व एक से होते हैं वे एक वर्ग में रख दिए जाते हैं और इस बात की चिंता नहीं की जाती है कि वे पद किस विभाग के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अधिकारियों का पेशेवर निकाय जो स्थायी, वैतनिक और कुशल होता है और सिविल सेवा को इन शब्दों में किसने परिभाषित किया है? तो इसको परिभाषित करने वाले विचारक हैं हरमन फाइनर। ठीक है, हरमन फाइनर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरमन फाइनर ने सिविल सेवा को परिभाषित करते हुए कहा है कि सिविल सेवा अधिकारियों का ऐसा पेशेवर निकाय है जो स्थायी, वैतनिक और कुशल होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में विशेषज्ञों और सामान्यज्ञों के संबंधों पर विचार किया गया है? तो विशेषज्ञों और सामान्यज्ञों के संबंधों में विचार की बात करेंगे तो फुलटन कमेटी की रिपोर्ट पर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट कमेटी है। आप देख सकते हैं इंग्लैंड में लोक सेवा आयोग की संरचना यानी भर्ती, प्रशिक्षण, प्रबंध तथा सामान्यज्ञों एवं विशेषज्ञों इत्यादि के संबंध में 1966 में फुलटन समिति यानी कमेटी का गठन किया गया था और जिसने अपनी रिपोर्ट 1968 में प्रस्तुत की थी।
इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है फुलटन कमेटी बार बार। तो किससे संबंधित है? लोक सेवा आयोग की संरचना, भर्ती प्रशिक्षण और प्रबंधन से संबंधित। अगला है हमारा गैंग प्लैंक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। गैंग प्लैंक का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है? तो गैंग प्लैंक का संबंध आपका हो जाएगा बी, राइट हो जाएगा, यानी लेवल जंपिंग से, यानी स्तर शेषांतरण। हिंदी में स्तर शेषांतरण बोलेंगे, आप इसे इंग्लिश में देखें तो गैंग प्लैंक का संबंध आपका लेवल जंपिंग से होता है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, गैंग प्लैंक का संबंध जो है लेवल जंपिंग से होता है। हेनरी फ्योल ने पद सोपान व्यवस्था में निहित दोषों को दूर करने के लिए एक पुल व्यवस्था का निर्माण किया है। इसे वह गैंग प्लैंक नाम से पुकारते हैं। कौन? हेनरी फ्योल। जिसका तात्पर्य लेवल जंपिंग है। वस्तुतः यह समन्वय की व्यवस्था है। इस व्यवस्था द्वारा विभाग या उप विभाग का कर्मचारी सीधे सीधे भी दूसरे उप विभाग या उप विभाग के कर्मचारी से संपर्क स्थापित कर सकता है। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सी लोक निगम की विशेषता नहीं है? तो लोक निगम की जो विशेषता नहीं है वह है यह न तो किसी पर मुकदमा चला सकता है और न ही इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। ये लोक निगम की प्रमुख विशेषता नहीं है, क्योंकि भाई मुकदमा जो है किसी पे भी चलाया सकता है। ठीक है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट से यानी संविधान से बढ़कर कोई नहीं है, और संविधान की अवहेलना होने पर ठीक है मुकदमा किसी पर भी चलाया जा सकता है। यानी लोक निगम की विशेषताओं की बात करेंगे तो पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, यह किसी से अनुबंध कर सकता है, यह संपत्ति का मालिक हो सकता है, प्रशासनिक स्वायत्तता रहती है, भर्ती आदि में स्वतंत्रता रहती है, सार्वजनिक एकाधिकार होता है, विशेष अधिनियम द्वारा निर्माण किया जाता है और स्वतंत्र वित्त व्यवस्था इत्यादि की व्यवस्था करता है। अगला हमारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित। भारत में शासन योग्यता के संकट के संबंध में अतुल कोहली की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अतुल कोहली की परिभाषा की बात करेंगे तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्थायी या सहनशील सम्मिलनों की अनुपस्थिति, नीतिगत अप्रभाविता और राजनीतिक संघर्ष को बगैर हिंसा के अनुकूल बनाने की अक्षमता, ये अतुल कोहली से संबंधित हैं। और केंद्रीयकरण और विकास के बीच बढ़ता विनियोजन की बात जो है अतुल कोहली के द्वारा नहीं की गई है। भारत में शासन योग्यता के संकट के संबंध में अतुल कोहली ने निम्न परिभाषाएं दी हैं, जैसे स्थायी या सहनशील सम्मेलनों की अनुपस्थिति, नीतिगत अप्रभाविता के रूप में, राजनीतिक संघर्ष को बगैर हिंसा के अनुकूलन बनाने की अक्षमता के रूप में। अगला है हमारा भारत में वरिष्ठ सिविल कर्मचारी यानी सर्वेंट्स के पदोन्नति के मामले का फैसला कौन करता है? तो पदोन्नति के मामले का फैसला करते हैं मंत्रिमंडल समिति। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वरिष्ठ सिविल कर्मचारी के पदोन्नति का निर्णय मंत्रिमंडल समितियों द्वारा होता है। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित क्वेश्चन। निम्नलिखित संधियों का सही आरोही कालक्रम क्या है? तो इनकी संधियां जो दी गई हैं इनको क्रम में लगाने की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें केमिकल वेपन्स एग्रीमेंट, ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा आपका केमिकल वेपन्स एग्रीमेंट, उसके बाद इंडेफिनिट एक्सटेंशन ऑफ एनपीटी, और उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, और अंत में लैंडमार्क्स बैन ट्रीटी आ जाएगा। अगला है हमारा निम्नलिखित में से किसके विचारों से राष्ट्रसंघ लीग ऑफ नेशन की संकल्पना का उदय हुआ था? तो लीग ऑफ नेशंस की संकल्पना का जो उदय हुआ था आपको पता है वुडरो विल्सन के विचारों से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रसंघ की संकल्पना का उदय जो है, उदय का श्रेय वुडरो विल्सन को दिया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था की स्थापना हेतु 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। हालांकि यह संगठन भी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सका था, क्योंकि उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है, और इसकी असफलता का सबसे बड़ा प्रमाण द्वितीय विश्व युद्ध का होना माना जाता है। अगला हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हॉटलाइन का क्या अर्थ है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो है हॉटलाइन का अर्थ है उपयुक्त सभी, डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक तक, फैसिमाइल ट्रांसमिशन क्षमता। अगला है डीसीएल के मार्ग से ग्राफिक सामग्री प्रस्तुत करना, और राज्यों के प्रमुख यानी सरकार के प्रभारकों के बीच प्रत्यक्ष संवाद को बढ़ाना। ये तीनों कारण हो जाएंगे हॉटलाइन से संबंधित। अगला क्वेश्चन हमारा हॉटलाइन, आप इसका एक्सप्रेशन देख सकते हैं। हॉटलाइन जो है संचार का एक ऐसा माध्यम है कि जिसके द्वारा बिना रुकावट के संवाद स्थापित किया जा सकता है, अर्थात वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद हेतु एक सशक्त माध्यम बन गया है। भारत ने इसी माध्यम से कई बार चीन,
अमेरिका एवं पाकिस्तान से संवाद स्थापित किया है और DCL के माध्यम से किसी फाइल या ग्राफिक सामग्री का हस्तांतरण भी किया जा सकता है। इस प्रकार विकल्प डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला हमारा अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। यानी प्रत्येक राज्य आज अपनी विवादग्रस्त मीडिया छवि को येन केन प्रकारेण सुधारने के लिए किसी भी हद तक जाता है तथा आज के पत्रकार प्रभावशील रूप में प्रेक्षक के स्थान पर सक्रिय सहभागी बन गए हैं। और कारण है इसका, मीडिया युद्ध एजेंडा तय करता है और सहमति उत्पादित करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। आर ए का सही स्पष्टीकरण क्या है, नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, दोनों का जो है अर्थ आपस में मैच नहीं करता है। आप इसमें देख सकते हैं, प्रत्येक राज्य आज अपनी विवादग्रस्त मीडिया छवि को येन केन प्रकारेण सुधारने के लिए किसी भी हद तक जाता है तथा आज के पत्रकार प्रभावशील रूप में प्रेक्षक के स्थान पर सक्रिय सहभागी बन गए हैं और मीडिया युद्ध एजेंडा तय करता है और सहमति उत्पादित करता है। इस तरह कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, अथवा विकल्प बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला हमारा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। तो देश और समस्याओं से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। पाकिस्तान से कौन सी समस्या है, बगलिहार जल परियोजना। बांग्लादेश से गैरकानूनी प्रव्रजन, अभी हाल ही में समझौता हुआ था शेख हसीना और नरेंद्र मोदी के बीच, ठीक है। और नेपाल से हमारा, आपको पता है, नेपाल से अल्पकालिक मार्ग यानी काला पानी विवाद जो चल रहा है। और चीन की बात करेंगे तो तवांग घटना से संबंधित हो जाएगा। आप इसे एक बार और देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करा, देश और विवाद से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो कंबोडिया और वियतनाम का जो विवाद है वो स्पोर्टलीच आइलैंड से संबंधित है। म्यांमार और थाईलैंड के बीच जो विवाद है वो है डाई लैंग से संबंधित। और मलेशिया और फिलीपींस के बीच जो विवाद है वो है सवा नॉर्थ बोर्निया से संबंधित। और वियतनाम और फिलीपींस का जो विवाद है वो है आपका, सॉरी यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, पहले का दूसरा। कंबोडिया जो वियतनाम विवाद है वो है लॉन्ड्रोंग एंड आइसलैंड ऑफ बाई, ठीक है। पहले का दूसरा हो जाएगा, दूसरे का तीसरा हो जाएगा, और तीसरे का चौथा हो जाएगा, और चौथे का पहला। आप इसे देख सकते हैं, कंबोडिया वियतनाम जो विवाद है लैंड्रोंग एंड आइसलैंड ऑफ बाई। म्यांमार थाईलैंड का विवाद डाईलैंग से संबंधित है। मलेशिया फिलीपींस का विवाद सवा नॉर्थ बोर्निया से है। और वियतनाम फिलीपींस विवाद स्पोर्टलीच आइलैंड से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भारतीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित भारतीय विदेश नीति का कौन सा निर्धारक भारत द्वारा 1980 के पूर्व इजराइल को वास्तविक मान्यता दिए जाने का कारण नहीं था। तो वो था आपका भारत का इतिहास और परंपरा, ठीक है। क्योंकि भारतीय जो है पहले जो है इजराइल को मान्यता नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे, क्योंकि मुस्लिम राष्ट्रों का जो है प्रेशर, दबाव के कारण, ठीक है, इजराइल से हमारे संबंध अच्छे नहीं थे। यानी सी इसमें राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं, भारत द्वारा 1980 के पूर्व इजराइल को वास्तविक मान्यता दिए जाने के पीछे निम्न कारक उत्तरदायी रहे हैं, जैसे आर्थिक तत्व, भारतीय समाज की बहुलता प्रकृति एवं भारतीय शब्द की विचारधारा। अगला हमारा, भारत पाकिस्तान के कश्मीर विवाद के समाधान के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा नियुक्त आयोग का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था। तो कौन सा नहीं था, वो था USSR। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं, भारत पाकिस्तान के संबंध में कश्मीर विवाद को लेकर सुरक्षा परिषद तथा जिस आयोग का गठन किया गया था उसमें USSR सदस्य नहीं था, जबकि USA, कोलंबिया, अर्जेंटीना सदस्य के रूप में नामित थे। और भारत पाकिस्तान के बीच अब तक कई समझौते हो चुके हैं, जिसमें शिमला समझौता, लाहौर समझौता और ताशकंद समझौता जो है प्रमुख हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध तनावपूर्ण हुए थे। और भारत और बांग्लादेश की बीच बात करें तो विवाद का जो मुख्य कारण था तीस्ता नदी जल विवाद, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, तीस्ता नदी जल जो वितरण को लेकर दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी दोनों देशों के विवाद के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जैसे शरणार्थियों की समस्या, अभी वर्तमान में रोहिंग्या, अवैध अप्रवासियों की समस्या, न्यू मूर द्वीप को लेकर विवाद है, अल्पसंख्यकों की समस्या को लेकर विवाद है,
आतंकवाद तथा मादक पदार्थों की तस्करी की समस्या से संबंधित विवाद भी है। यद्यपि बांग्लादेश की आज़ादी में भारत की सक्रिय भूमिका रही है, लेकिन 1975 में शेख मुजब्बर रहमान की हत्या के बाद वहां जो राजनीतिक उथल पुथल हुआ, उससे पारंपरिक मैत्री और विश्वास का स्थान जो भ्रामक धारणाओं एवं आशंकाओं ने ले लिया है, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध खराब होते गए हैं। अगला है हमारा भारत पाकिस्तान के निम्नलिखित समझौतों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भारत पाकिस्तान के संबंधी विवादों को कालक्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद समझौता हुआ था 1965 में। उसके बाद शिमला एग्रीमेंट होता है 1971 में। उसके बाद लाहौर एग्रीमेंट होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा बस कूटनीति, ठीक है, 1999 में। और अंत में आगरा एकॉर्ड 2001 में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सामान्य वसीयत इंगित करती है। सामान्य वसीयत इंगित करती है मेरी स्वयं अपनी वास्तविक वसीयत, समूह मानस एक सर्वमान्य मैं। तो यानी ए बी सी तीनों यहाँ पर राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं सामान्य वसीयत में निम्न तत्वों को इंगित करती है। पहला मेरी स्वयं अपनी वास्तविक वसीयत हो गया, समूह मानस हो गया, एक सर्वमान्य मैं इत्यादि हो गया। अगला है F.A. हेयक द्वारा लिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम पहचानिए। तो हेयक ने जो पुस्तकें लिखी थी उसको क्रम में लगाने की बात कर रहा है। उनमें सबसे पहले द रोज टू सर्फडम लिखी थी, उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी लिखी थी, उसके बाद रूल्स एंड ऑर्डर लिखी थी, और अंत में द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस F.A. हेयक की मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। अगला हमारा फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। पुस्तकें और लेखक दी गई हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, इंपोर्टेंट बुक है। तो देख लेते हैं लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, ठीक है, लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस की बात करते हैं एम सैंडल। स्पीयर्स ऑफ जस्टिस आपको पता है ए डिफेंस ऑफ प्लूरिज्म एंड इक्वलिटी की बात करते हैं एम वॉल्टर। और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलोसफी की W किमलिका। और द स्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं R.J. बर्नस्टीन। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर पुस्तक और लेखकों से संबंधित क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। पहला बुक है हमारा गुट दल तथा प्रभावक गुटों के साथ व्यस्तता की बात रॉबर्ट हेल के द्वारा की गई है। और प्रबंधकीय क्रांति की बात बर्नहेम के द्वारा की गई है। सहभागिता प्रजातंत्र की बात करते हैं पैटमैन। और राज्य का साधक सिद्धांत मिलीबैंड से संबंधित है। अगला हमारा पॉलिटिक्स एंड द स्टेट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स एंड द स्टेट इन इंडिया जो पुस्तक है जोया हसन की है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं पॉलिटिक्स एंड द स्टेट इन इंडिया 2000 नामक पुस्तक के संपादक जोया हसन हैं। इनकी अन्य पुस्तकों में पार्टीज एंड पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया 2002 में लिखी थी, डेमोक्रेसी इन मुस्लिम सोसाइटीज एंड ए एशियन एक्सपीरियंस 2007 में लिखी थी, और अनइक्वल सिटीजनशिप मुस्लिम वुमेन इन इंडिया 2004 में लिखी थी, और एजुकेटिंग मुस्लिम गर्ल्स ए कंपैरिजन ऑफ 5 इंडियन सिटीज 2005 में लिखी थी। सभी बुकों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। किसान आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? तो किसान आंदोलन का संबंध आपको पता है ताबलीग आंदोलन जो था किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। बाकी खेड़ा हो गया, तेलंगाना हो गया और तेभागा हो गया, ये तीनों किसान आंदोलन हैं। ताबलीग आंदोलन किसान आंदोलन नहीं है, जबकि अन्य आंदोलन किसान आंदोलन हैं, जिसमें खेड़ा आंदोलन जो है 1918 में गुजरात में किसानों द्वारा किया गया था। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश के किसानों द्वारा अलग तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर चलाया गया था। तेभागा आंदोलन 1946 से 47 में बंगाल के किसानों द्वारा जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया था, जबकि ताबलीग आंदोलन मुस्लिमों द्वारा अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के संबंध में 1927 में चलाया गया था। अगला हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। लेखक और पुस्तक का नाम से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करते हैं। शेल्डन ओलिवर ने द फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट बुक लिखी थी। और लेपावर की अल्बर्ट की बात करें तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन द आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं। अशोक चंदा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन लिखते हैं। फाइनर SE के द्वारा द पावर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक लिखी गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।